दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स यूज्ड इन रेडियोलॉजी। तो आज मैं आपको डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज होती हैं और उनके यूनिट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारी जो क्वांटिटी है वो है एनर्जी। और एनर्जी, देखिए एनर्जी जो है किसी भी रेडिएशन की पेनिट्रेबिलिटी को शो करती है कि हाउ डीप द रेडिएशन कैन पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल्स। से फॉर एग्जांपल टिश्यूज में कितनी दूर तक रेडिएशन जो है वो जा सकती है। तो इस चीज को डिस्क्राइब करती है एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट है रेडिएशन में या रेडियोलॉजी में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपको ये तो फिजिक्स से पता होगा कि बेसिक यूनिट जो है एनर्जी का जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो जूल है। ठीक है जी, जूल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जूल जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे आपकी मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर जूल ही से होके जूल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन की एनर्जी इतनी कम है कि वहां पर जूल यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए हमने नया यूनिट बनाया है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का जो रिलेशनशिप है वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये रिलेशनशिप क्यों रखा गया है, इसको इस तरह वैल्यू की दी गई है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड और acquired by an electron when it is placed in a potential difference of 1 volt। कि अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है और इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे दिया गया। अच्छा, अब रेडियोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन बहुत छोटा यूनिट है। रेडियोलॉजी के अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जा सकती हैं। जैसे आपका चेस्ट एक्सरे है, तो आप देखें चेस्ट एक्सरे के अंदर आपकी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके आप मे बी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द पेशेंट। इसी तरह सीटी के अंदर आपके 100 से लेके 120-140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो सकती है। अच्छा जी, अगला जो हमारा यूनिट है, क्वांटिटी है हमारी जो नेक्स्ट, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी देखिए, ये जो एक्टिविटी है क्वांटिटी, ये यूज होती है आपके न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के अंदर या गैमा इमेजिंग, पेट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जहां पर हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या रेडियो न्यूक्लियाइड्स या रेडियो आइसोटोप्स इमेजिंग के लिए। वहां पर ये क्वांटिटी एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी इस्तेमाल होती है। अब ये किस चीज को जाहिर करती है? एक्टिविटी। देखें, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं या रेडियो आइसोटोप्स हैं या रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, आपको पता है कि उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो कंटिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं या डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। क्योंकि अनस्टेबल होते हैं वो एलिमेंट्स, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या है, स्पीड क्या है, उस चीज को जाहिर करती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज एक्चुअली न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन रेट और इसका जो यूनिट है वो बैकरल है। तो बैकरल की जो डेफिनेशन है आसान है बड़ी। 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी अगर 1 सेकेंड के अंदर एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर जाए किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल के सैंपल के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस मटेरियल की एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी 1 बैकरल है। अब इसका एक ओल्डर यूनिट है क्यूरी। क्यूरी जो है उसका सिंबल CI था,
तो क्यूरी भी यूज होता है, अभी तक हो रहा है। क्यूरी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो ये बड़ा यूनिट है, तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप कायम हो सकता है। हम कह सकते हैं कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू एक्चुअली 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो बैकरल भी यूज होता है और क्यूरी भी यूज होता है एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगली जो हमारी क्वांटिटी है वो है एक्सपोजर। देखें एक्सपोजर, आपको ये पता होगा कि जो रेडिएशन है जो किसी भी मीडियम में से गुजरती है तो उसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम ये जो आयोनाइजेशन है या चार्ज है, एक यूनिट मास एयर को ले लें, एयर के एक यूनिट मास में कितनी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है, ये क्वांटिटी जो है इसे कहते हैं एक्सपोजर, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन ड्यू टू एक्स एंड गैमा रेज। तो इसका यूनिट होता है रॉन्जन, सिंबल इसका आर है और डेफिनेशन इसकी ये है कि 1 रॉन्जन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10 रेज टू पावर -4 कूलम पर केजी ऑफ एयर। ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन एयर के लिए है, किसी और मीडियम यानी टिश्यूज वगैरह के लिए नहीं अप्लाई हो सकती। तो अगर 1 किलोग्राम एयर ले लें और उसके अंदर जो हमारी एक्स रेज या गैमा रेज हैं वो 2.58 इंटू 10 रेज टू पावर -4 कूलम चार्ज क्रिएट कर दें एज ए रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो रेडिएशन का एक्सपोजर है वो 1 रॉन्जन है। तो एक चीज जहन में रखिएगा कि ये एक्सपोजर है जो और इसका जो यूनिट है रॉन्जन, ये एप्लीकेबल है सिर्फ एक्सरेज और गैमा रेज के लिए। और दूसरा यह है कि इसमें जो मीडियम है वो एयर है, ये इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और कहीं अप्लाई नहीं हो सकती, ना ही दूसरी टाइप की रेडिएशन, यानी ये डेफिनेशन जो है ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, अगला हमारा जो यूनिट है वो है डोज या एब्जॉर्ब डोज। तो ये जो क्वांटिटी हमारी एब्जॉर्ब डोज या एब्जॉर्ब डोज, इसके लिए ये है एक्चुअली, देखें जो रेडियोबायोलॉजिकल डैमेज है, रेडियोबायोलॉजिकल डैमेज जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ आयोनाइजेशन पे नहीं, वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड टू द मटेरियल और द टिश्यू। जो हमारा टिश्यू है उसमें रेडिएशन ने कितनी एनर्जी डिपॉजिट या इम्पार्ट की है, रेडियोबायोलॉजिकल डैमेज एक्चुअली उस पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फिर उन्होंने नाम उसका रखा है डोज। तो डोज क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड बाय रेडिएशन पर यूनिट मास। इसका जो यूनिट है वो है ग्रे, सिंबल उसका GY है। तो ग्रे की डेफिनेशन क्या है? 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। व्हाट डज इट मीन? कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है, वो टिश्यू हो, एयर हो, लेड हो, एल्यूमिनियम हो, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर, कि उस गिवन हमारा जो मटेरियल है उसके 1 किलोग्राम मास के अंदर अगर रेडिएशन 1 जूल एनर्जी डिपॉजिट कर दें तो हम कहेंगे कि ये जो मटेरियल है इसे 1 ग्रे डोज मिली है। ठीक है जी। तो ये जो यूनिट है इसका ज्यादा जो यूज है वो रेडियोथेरेपी के अंदर होता है। ओके, अब इसके बाद एक और क्वांटिटी है, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट डोज। देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डोज है ये हमारे पास अच्छी क्वांटिटी थी और ग्रे अच्छा यूनिट है, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी डोज किसी को मिली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो डोज या एब्जॉर्ब डोज की डेफिनेशन है ये टाइप ऑफ रेडिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करती। होता ये है कि जो बायोलॉजिकल डैमेज है टिश्यूज में वो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ रेडिएशन के ऊपर भी। मसलन एक्सरेज, गैमा रेज की अगर हम एक गिवन डोज ले लें, फर्ज करें कि एक आदमी को एक्सरेज या गैमा रेज की 1 ग्रे डोज मिल गई है। अब किसी और आदमी को न्यूट्रॉन की 1 ग्रे मिली है और किसी और को
प्रोटॉन से 1 ग्रे और किसी और को अल्फा रेडिएशन की 1 ग्रे डोज मिली है, तो मजे की बात है कि ये जितने भी लोग हैं चारों, इन सब में जो बायोलॉजिकल डैमेज होगा वो डिफरेंट होगा। अब इस चीज को कैसे अकाउंट फॉर करें, तो इसको अकाउंट फॉर करने के लिए उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि हर टाइप ऑफ रेडिएशन को एक वेटिंग फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर असाइन कर दें। ठीक है जी, क्या करें, वेटिंग फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर WR असाइन कर दें। और जब आपने इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करनी हो तो आप ये करें कि ये जो डोज है, डोज को ये रेडिएशन वेटिंग फैक्टर WR इसका सिंबल है या क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो देन वी विल बी गेटिंग अ न्यू क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट डोज। क्योंकि ये WR यूनिटलेस यूनिट है, इसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो इसलिए इक्विवेलेंट डोज जो है उसको जब यूनिटलेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रे के बराबर ही आएगी, लेकिन उसका नाम हमने नया दे दिया, उसे कह दिया सीवर्ट। क्या कह दिया हमने, सीवर्ट। तो वेटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको आप सीवर्ट जो है ये आ जाएगा अगर आप डोज को रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो हमारे पास नई क्वांटिटी आएगी उसके लिए हम यूनिट यूज करेंगे सीवर्ट। अब ये रेडिएशन वेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, आगे जाके मैंने टेबल दिया हुआ है, तो वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि रेडिएशन वेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू है क्या। ये देखें जी, ये आप यहां पर देख रहे हैं टाइप ऑफ रेडिएशन और उसके क्वालिटी फैक्टर या वेटिंग फैक्टर। तो एक्स रेज, गैमा रेज और इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वालिटी फैक्टर है वो 1 लिया गया है, यानी ये आर्बिट्रेरी नंबर है ये। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन डिपेंडिंग ऑन एनर्जी, अगर 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन हो तो उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो 10 है, और 100 से लेके 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 20 है। इस तरह 2 to 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के अगर न्यूट्रॉन हो तो उसको जो क्वालिटी फैक्टर या रेडिएशन वेटिंग फैक्टर की वैल्यू 10 असाइन की गई है। प्रोटॉन्स या दूसरे रिकॉइल प्रोटॉन्स और जिनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर हो उन्हें 2, और अल्फा पार्टिकल और फिशन फ्रेगमेंट्स वगैरह को जो क्वालिटी फैक्टर है वो 20 असाइन किया गया है। इसका मतलब ये है, देखें, एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स का क्वालिटी फैक्टर है 1 और अल्फा पार्टिकल्स का क्वालिटी फैक्टर है 20। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को एक ग्रे 1 ग्रे रेडिएशन डोज मिल गई है एक्सरे से, तो और जो दूसरा बंदा है उसको अगर अल्फा से मिल गई है, तो अल्फा के केस में आदमी का जो डैमेज होगा टिश्यूज का, बायोलॉजिकल डैमेज, वो 20 टाइम ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर जो है ये एक्चुअली रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को शो करता है। जिन रेडिएशन की टाइप्स की रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस RBE ज्यादा होती है तो उनके जो क्वालिटी फैक्टर हैं या वेटिंग फैक्टर है वो हाई होते हैं। ठीक है जी, अब हम जरा चलते हैं पिछली साइड पर दोबारा। तो हमें समझ आ गया इक्विवेलेंट डोज क्या है। इक्विवेलेंट डोज सिंपली डोज मल्टीप्लाइड विद रेडिएशन वेटिंग फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर है। अब एक बात याद रखिए कि एक्सरेज और गैमा रेज के लिए डोज और इक्विवेलेंट डोज एक ही चीज है, क्योंकि उसका वेटिंग फैक्टर जो उसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए ग्रे और सीवर्ट का एक ही मीनिंग है एक्सरेज और गैमा रेज की। अच्छा जी, अगली जो हमारी क्वांटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज का ये जो क्वांटिटी है ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, रेडिएशन सेफ्टी। जब हमने पब्लिक की या रेडिएशन वर्कर की डोजेस को एवेल्युएट करना हो तो हम ये वाली क्वांटिटी यूज करते हैं, इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज क्या है? इफेक्टिव डोज जो है ये है इक्विवेलेंट डोज मल्टीप्लाइड बाय टिश्यू वेटिंग फैक्टर WT। अब एक और वेटिंग फैक्टर आ गया, इसे कहते हैं WT, टिश्यू वेटिंग फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट डोज को आप मल्टीप्लाई कर दें
टिश्यू वेटिंग फैक्टर से, तो जो नई क्वांटिटी आएगी उसे कहेंगे इफेक्टिव डोज। यूनिट इसका भी सीवर्ट है, इसलिए कि WT जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन क्या है, 1 सीवर्ट इज इक्वल टू डोज इन इक्विवेलेंट डोज, H इक्विवेलेंट डोज है, इक्विवेलेंट डोज इन सीवर्ट मल्टीप्लाइड बाय टिश्यू वेटिंग फैक्टर। अब टिश्यू वेटिंग फैक्टर क्या चीज है, ये एक नई चीज है। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई हमारे जो रेडियो हमारा जो बायोलॉजिकल डैमेज है वो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ रेडिएशन, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। टाइप ऑफ रेडिएशन तो एक चीज है, अब टाइप ऑफ टिश्यू भी मैटर करता है, यानी डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट सेंसिटिविटीज फॉर रेडिएशन, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन और फॉर सेम टाइप ऑफ रेडिएशन। तो अब इसका मतलब ये है कि रेडिएशन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एवेल्युएट करना है किसी बंदे का रिस्क फैक्टर, तो फिर हमें टर्म यूज करनी चाहिए इफेक्टिव डोज, क्योंकि इफेक्टिव डोज जो है टिश्यू सेंसिटिविटीज को भी अकाउंट फॉर करता है। तो डिफरेंट टिश्यूज के जो वेटिंग फैक्टर्स हैं वो दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं आगे और उनका मतलब भी समझा देता हूं। ये देखें जी, टिश्यू वेटिंग फैक्टर्स WT, बोन सरफेस का जो है 0.01 है, स्किन का 0.01, ब्लैडर 0.05 और इस तरह चलते जाएं आप। तो अब देखें गोनेट्स जो है उनका वेटिंग फैक्टर जो है 0.20 है और टोटल वेटिंग फैक्टर जो है 1। ये वेटिंग फैक्टर किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, देखें गोनेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वेटिंग फैक्टर जो है एक्चुअली ये सीवियर का जो कैंसर है, जो फैटल कैंसर है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज। और ये जो गोनेट्स का वेटिंग फैक्टर है ये एक्चुअली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस को या लाइक्लीहुड को रिप्रेजेंट करता है। अब इनकी वैल्यू से क्या मुराद है, देखें जो रिसर्च हुई है कि रेडियोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो रिसर्च ज्यादातर हुई थी जो एटॉमिक बम सर्वाइवर्स थे उनके डेटा से। तो उनका क्योंकि टोटल बॉडी एक्सपोजर पता चला था हमें, टोटल बॉडी रेडिएशन डोज का हमें पता था, तो वहां से साइंटिस्ट ने एस्टिमेशन लगाया कि अगर कोई आदमी टोटल बॉडी उसे एक्सपोजर हो जाए तो उसका जो कैंसर होने का जो रिस्क फैक्टर है वो है 1, उसको उन्होंने वैल्यू 1 दे दी। अब रेडियोलॉजी को देखें, रेडियोलॉजी में तो टोटल बॉडी एक्सपोजर नहीं होते, रेडियोलॉजी में तो ज्योमेट्री बदलती है, किसी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे हो रहा है, किसी का स्कल हो रहा है, ठीक है, किसी का पेल्विस का हो रहा है, तो वहां पर ज्योमेट्री डिफरेंट, उनकी और ऑर्गन्स एक्सपोज हो रहे हैं। इस तरह जो रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं किसी की एक्सट्रीमिटीज एक्सपोज हो रही हैं, किसी का थायराइड एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो अब वहां पर यह है कि उन्होंने साइंटिस्ट ने ये किया कि इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स हैं उनको भी वेटिंग फैक्टर असाइन कर दिए व्हेन कंपेयरिंग विद टोटल बॉडी एक्सपोजर। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि बोन सरफेस का वेटिंग फैक्टर 0.01 है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की बोन को रेडिएशन डोज एक कोई भी डोज मिली है तो उसका रिस्क फैक्टर उतना ही है जितना कि अगर ये डोज टोटल बॉडी में मिली होती, ठीक है। अगर टोटल बॉडी को 0.01 डोज, जो भी डोज है उसको 0.0, तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो इतना ही होता जितना कि टोटल बॉडी को 0.01 डोज मिलने का होता। तो बहरहाल ये जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर है, तो जहां वो वाले ऑर्गन्स हैं, वो वाले टिश्यूज जहां लाइक्लीहुड ज्यादा है फैटल कैंसर होने की, या जहां पर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज पैदा होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसका उतना ही वेटिंग फैक्टर जो है टिश्यूज का वो हाई रखा गया है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है आपकी इफेक्टिव डोज की, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको फिर और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें, ये यहां पर हमने कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डोज फॉर एंटीरो पोस्टीरियर रेडियोग्राफ ऑफ थोरेसिक स्पाइन।
तो एपी रेडियोग्राफ हमने लिया है थोरेसिक स्पाइन का, तो हम देखते हैं कि उस बंदे का जिसका ये रेडियोग्राफ हुआ है उसकी इफेक्टिव डोज कितनी है। तो ये टेबल एक दिया हुआ है, आप टेबल को देखें, ये आर्गन एक्सपोज्ड है, उसकी इक्विवेलेंट डोज कितनी मिली है उसको, और उसके बाद टिश्यू वेटिंग फैक्टर कितना है, तो उसके बाद ये जो वेटेड इक्विवेलेंट डोज कैसे की कैलकुलेशन ये देखें। कौन कौन से आर्गन एक्सपोज हुए होंगे, तो मेजर जो आर्गन उसके एक्सपोज हुए हैं वो है ब्रेस्ट, रेड बोन मैरो, लंग्स, थायराइड और बोन। चलें जी, ब्रेस्ट की डोज देखते हैं। ब्रेस्ट जो है इक्विवेलेंट डोज इसमें जो मिलती है वो 1.3 मिलीसीवर्ट होती है। तो ब्रेस्ट का जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर है वो 0.05 है। तो आप इक्विवेलेंट डोज को 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू आती है इसे कहते हैं वेटेड इक्विवेलेंट डोज। तो ये 0.065 आ गया। इसी तरह आप रेड बोन मैरो का करें, लंग का करें, थायराइड का और बोन का, और सबके वेटेड इक्विवेलेंट डोजेस हमने कैलकुलेट कर ली, इसका सम कर लें, इनको जमा कर लें, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये कहलाएगी इफेक्टिव डोज। यानी इफेक्टिव डोज कैसे आप निकालते हैं कि जौन सा आर्गन एक्सपोज हुआ है उसकी इक्विवेलेंट डोज लें और उसका जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरा आर्गन ले लें, उसकी डोज लें, उसके टिश्यू वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सबको सम अप कर दें, तो ये आ जाती इफेक्टिव डोज। अब इस बंदे की इफेक्टिव डोज है 0.575। इसका मतलब ये है सीवर्ट कि ये जो बंदा है इसका रिस्क फैक्टर जो है वो उतना ही है जितना कि अगर टोटल बॉडी एक्सपोजर इसको मिला होता और 0.75 मिली सीवर डोज मिली हुई, तो इसके इंडिविजुअल आर्गन ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये आर्गन एक्सपोज होने से इसका जो रिस्क फैक्टर है फॉर इंडक्शन ऑफ फैटल कैंसर वो इतना ही है जितना कि एज इफ कि ये बंदा 0.575 मिली सीवर डोज से टोटल बॉडी इसकी इरेडिएट हुई होती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर भी करें। तो मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूंगा रेडियोलॉजी के ऊपर और रेडियोथेरेपी के ऊपर।